आई एम नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है 28 अप्रैल। आज के द हिंदू के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। आइए स्टार्ट करते हैं डिटेल मैनर में। ये एडिटोरियल बेसिकली डील कर रहा है, डब्ल्यू एच ओ ने हाल ही में ना एक पैंडेमिक डील साइन करने की बात की है 190 कंट्रीज़ के साथ। ये पैंडेमिक डील है क्या, या फिर इसको एग्रीमेंट भी बोल रहे हैं। ये बेसिकली डील करता है कि कोविड के टाइम एक मेजर प्रॉब्लम ये आई थी कि चाइना ने जो कोविड रिलेटेड डिटेल्स थे, जो डेटा था, वो शेयर नहीं किया टाइम पे। प्लस जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है जैसे यूएस हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, ठीक है, इन लोगों ने वैक्सीन डेवलप तो कर ली, बट वैक्सीन रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को शेयर नहीं किया बाकी कंट्रीज़ के साथ। जो पुअर कंट्रीज़ है, जो अंडर डेवलप्ड है, उन लोगों के साथ टेक्नोलॉजीज़ को शेयर नहीं किया, जो कि कोविड का ज़्यादा इम्पैक्ट इन कंट्रीज़ के ऊपर देखने के लिए मिला। तो ये सिचुएशन इन फ्यूचर ना हो, तो उससे रिलेटेड ये डील को बनाया जा रहा है। ये डील हाल ही में फाइनल, मतलब कि इसके ऊपर फाइनलाइज किया गया है, और मई में माना जा रहा है, नेक्स्ट मंथ मई के अंदर इसे फाइनलाइज कर दिया जाए और इस डील को साइन कर लिया जाए इस 190 कंट्रीज़ के साथ। जो मीटिंग थी वो जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में हुआ है। यहाँ पे इसका डब्ल्यू का हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। डब्ल्यू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर का है जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगर ये चीज़ें अगर फाइनलाइज होती है, जैसे मैंने आपको बताया, तो टेक्नोलॉजीज़ इन कंट्रीज़ के साथ शेयर किया जाएगा। साथ ही साथ डब्ल्यू का ये मानना है कि ये बहुत अच्छा स्टेप है कि आने वाले टाइम पे एक सेफ वर्ल्ड, और खासकर अगर डील साइन हो जाती है तो यूनिटी, मतलब इस टाइप का अगर पेंडेमिक इन फ्यूचर आता है तो सब लोग एक साथ मिलकर के कैसे लड़ सकते हैं, उसके लिए एक ये बड़ा स्टेप है। अब इस डील के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान जाते हैं। पैथोजन शेयरिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था पिछले बार भी। PABS, इस सिस्टम के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम की बात की जा रही है, याद रखिएगा। पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे होगा क्या, सपोज करो अभी हाल ही में न्यूज़ में था H5N1 वायरस, ठीक है। पैथोजन का मतलब आपको तो पता ही होगा, एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिक ये एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। मतलब कि आप इसको मान लो, ये बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, ठीक है, फंगस हो सकता है, या फिर पैरासाइट्स हो सकता है। तो ये क्या करता है, ये डिसीज़ जाता है एक होस्ट की तलाश में। होस्ट कौन हो सकता है, होस्ट मतलब होता है किसी की बॉडी चाहिए होता है इनको डेवलप करने के लिए। कोविड अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता, ये किसी के बॉडी में सर्वाइव करेगा। तो आपके बॉडी में आकर के ये डिसीज़ सर्वाइव करता है और वहाँ पे फैलते चला जाता है, ठीक है। तो उस तरीके का बीमारियों के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो उसी में से एक है H5N1 वायरस। ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, ठीक है। कॉमन लैंग्वेज में बोलूँ तो ये बर्ड फ्लू वायरस है, जो कि एनिमल या फिर ह्यूमन में भी फैलता है। यानी कि साइंटिफिक टर्म क्या हो जाता है, जूनोटिक वायरस है एक, ठीक है। जूनोटिक वायरस है एक। तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था पिछले बार। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी अभी वैक्सीन बनाई नहीं गई है। अगर ये इसको आज के डेट में देखा जाए, इसका फिगर अगर 100 लोगों को हो जाता है तो कंफर्म होता है कि 50 लोगों की डेथ कंफर्म है उसमें, ठीक है। तो इतना खतरनाक ये वायरस है। तो बोला जा रहा है कि इस तरीके का वायरस अगर फैलता है तो सबसे पहले उस कंट्री को ये डिटेल्स, ये डेटा बाकी कंट्रीज़ के साथ शेयर करनी चाहिए। देन फेयर एक्सेस, मतलब अब ये इन्फॉर्मेशन आपने शेयर तो कर दिया। अब जो कंट्री है जिसने वैक्सीन डेवलप कर ली, तो ये वैक्सीन की जो टेक्नोलॉजी है वो बाकी कंट्रीज़ के साथ, जो पुअर कंट्रीज़ हैं, उनके पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है कि वो अपने मदद से, अपने हेल्प से एक फुल्ली फंक्शनिंग वैक्सीन तैयार कर सके। तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो वैक्सीन के टेक्नोलॉजी को शेयर करे इन कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बात की जा रही थी। जैसे अभी मैंने बताया कि डेटा शेयर किया, आपको टेक्नोलॉजी भी शेयर करना है, बट ये भी ध्यान रखा जाएगा कि जो कंपनी है जिसने ये ड्रग्स बनाई हैं, जो ये वैक्सीन बनाया है, उसको प्रॉफिट मिले। क्यों? क्योंकि अगर इस तरीके से अगर फ्री में हम लोग अगर पुअर कंट्रीज़ को अगर वैक्सीन देने लगे, तो जो इनोवेशन है
वो होना बंद हो जाएगा। ये खतरा देखने के लिए आ रही थी, तो बोला गया कि आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव्स भी दी जाएगी। और अब वैक्सीन तो हो गया, अब पुअर कंट्रीज़ में जो हॉस्पिटल्स होते हैं या हेल्थ केयर सिस्टम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेलियर होते हैं उनके, मतलब कि काफ़ी अच्छे से वर्क नहीं कर रहे होते हैं। तो उनको मजबूत किया जाएगा WHO के इस डील के हेल्प से, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि पिछले 3 साल से इस डील पे सिर्फ बातें हो रही है, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, बट कोई फर्दर स्टेप्स नहीं लिए जा रहे हैं या फाइनलाइज क्यों नहीं किया जा रहा है। जो पुअर कंट्रीज़ है वो चाहते हैं WHO से कि भाई आप एक दो फुल और फाइनल करिए और इस डील में ये करें कि जो वैक्सीन है गारंटी करे कि हम लोगों को ये अवेलेबल होगा। बट जो रिच कंट्रीज़ है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वो चाहते हैं कि जो उनकी कंपनीज़ हैं जो ये ड्रग्स मैन्युफैक्चर करती है इनको भी प्रॉफिट मिले। नहीं तो कल को ये लोग कोई भी इनोवेशन की तरफ कोई भी वर्क करना नहीं चाहेगा। उनको पता ही होगा अगर मैं कोई काम करूँगा तो ये फ्री में पुअर कंट्रीज़ के पास चला जाएगा और वो जो टेक्नोलॉजी है वो बाकी कंट्रीज़ के पास भी फ्रीली चला जाएगा और उनका लॉस होगा जो उन्होंने रिसर्च में अपनी फंडिंग की थी। ये प्रॉब्लम सामने देखने के लिए आ रही है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो टेक्नोलॉजी शेयर है कि टैक्स शेयर करेंगे या फिर जो डेटा होगा कि किसी कंट्री में अगर ये वायरस फैल रहा है तो वो जो डेटा है या टेक्नोलॉजी है क्या ये कंपलसरी है कि वो शेयर करे या ऑप्शनल है। इस पर कोई क्लियरिटी आज की डेट में नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि WHO को सबसे ज़्यादा फंडिंग आती है US के हेल्प से, और US ने कई बार बोला है ट्रम्प के अंदर कि हम लोग WHO को छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि WHO ने कोविड के टाइम पे सही तरीके से वर्क नहीं किया, और ट्रम्प के लैंग्वेज में बोलूँ तो चाइना को ब्लेम नहीं किया सीधे सीधे कि चाइना इसके पीछे था, चाइना ने इन्फॉर्मेशन लेट से दिया था। तो WHO के ऊपर अमेरिका गुस्से में और उसको छोड़ने वाला है। तो बाकी कंट्रीज़ भी ना कहीं WHO को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा आज की डेट में। आखिरी पॉइंट ये बोलता है कि देखो जो ये रूल्स ये नॉर्म्स की बात कर रहे हैं ये कोई भी बाइंडिंग नहीं है इन लोगों के ऊपर, मतलब ये पूरा का पूरा कंट्रीज़ के विल पे डिपेंडेंट है या फिर जो उस देश की जो कंपनी है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि वो वैक्सीन की टेक्नोलॉजी शेयर करे या ना करे। मतलब WHO ऐसा थोड़ी ना है कि अगर किसी कंट्री को बोला कि चलो अपना डिटेल शेयर करो उस वैक्सीन से रिलेटेड, या फिर आप जो पैंडेमिक आपकी कंट्रीज़ में हुआ उससे रिलेटेड आपने डिटेल्स हमें टाइम पे क्यों नहीं प्रोवाइड किया। अगर वो नहीं करती है तो उसके ऊपर एक्शंस ले, जैसे US करता है सैंक्शंस लगा दे। तो इस तरीके का पावर WHO के पास है नहीं। तो अगर कोई कंट्री इसको हामी भी नहीं बढ़ता है तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब क्या किया जा सकता है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? पहला तो जो ड्रग्स कंपनीज़ हैं उनको बोला जाएगा कि देखो आपके पास IP राइट्स है। IP राइट्स मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आप ही के पास रहेगी, ठीक है। प्लस ये जो पुअर कंट्रीज़ है या फिर WHO अपनी जेब से कुछ आपको इंसेंटिव्स बोले देंगे, ठीक है। इनोवेशन इंसेंटिव्स I², इनोवेशन इंसेंटिव्स आपको प्रोवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उस तरीके से वो लोग इनोवेशन पे रिसर्च पे ज़्यादा खर्च कर पाएंगे। तो कंपनी प्रोटेक्शन की मैंने अभी बात की है कि हम लोग उन लोगों को इनकरेज करने के लिए, रिसर्च करने के लिए फंडिंग प्रोवाइड करेगी ये कंट्री या फिर WHO। बट अभी भी कुछ ना कुछ डाउट्स है जो पुअर कंट्रीज़ है उनके माइंड में भी। क्यों? क्योंकि अभी मैं बताया ना कि बाइंडिंग कोई भी उनके ऊपर बाइंडिंग लीगल एक्शंस नहीं ले सकता है WHO। तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक है इन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके लिए। आखिरी में इसका सक्सेस होना काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि आने वाले समय में जिस हिसाब से जो नए नए आप बोल सकते हो पैंडेमिक्स देखने के लिए मिले हैं पिछले कई टाइम में, ठीक है, या फिर न्यू डिसीजेस आ रही है, उसके लिए अगर ये न्यू डील जो बात कर रहे हैं WHO फुलफिल होती है तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और ख़ासकर वो कंट्रीज़ के लिए जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि WHO यहाँ पे फंडिंग की बात कर रही है, उनको उनके हॉस्पिटल्स को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं कि हम लोग उनके हॉस्पिटल्स को इम्प्रूव करेंगे, जो उनकी टेक्नोलॉजीज़ है या फिर जो वैक्सीन रिलेटेड न्यू हेल्प चाहिए उनको, वो WHO या फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ उनकी हेल्प करेगा। तो ये पूरा आर्टिकल था। ये न्यूज़ आर्टिकल बेसिकली डील कर रहा है कि कोई पर्सन है इलेक्शन में खड़ा होता है, ठीक है, किसी कंस्टिट्यूएंसी से, इसके अपोज में कोई खड़ा नहीं है, तो विदाउट एनी सिंगल वोट ये जीत जाता है, वो कंस्टिट्यूएंसी से जीत के आ जाता है। यानी कि आपने अपनी वोटिंग राइट का प्रैक्टिस नहीं किया, आपने इसे चूज़ भी नहीं किया, और ये बाय डिफ़ॉल्ट जीत जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951
सेक्शन 53 क्लॉज 2 ये पावर प्रोवाइड करता है, इस चीज़ से डील करता है। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुआ है, इसमें ये बोला गया है कि देखो हमने या फिर आपने हमारी वोटिंग राइट का प्रैक्टिस किया नहीं, आप किस बेसिस पे उसे एज अ विनर डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है। ये अगस्त 2024 में फाइल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में हाल ही में हुआ है अप्रैल 24 2025 में ये डिक्लेयर किया कि क्यों ना ये प्रपोज किया है, ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने मतलब कोई आइडिया दिया है यूनियन गवर्नमेंट को, क्यों ना अगर कोई सिंगल पर्सन भी इलेक्शन में खड़ा होता है, उसके अपोज में कोई हो ना हो, डजेंट मैटर, इलेक्शन कंडक्ट कराया जाए। अगर वो 10 से लेके 15% अगर वोट शेयर जीत करके आता है, तब उसे एज अ विनर डिक्लेयर कर दिया जाए उस कंस्टिट्यूएंसी में। ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब पिटीशन का आर्ग्यूमेंट क्या है ये देख लेते हैं। कोर आर्ग्यूमेंट ये है कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 ये डील करता है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से, और 2013 के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि जो नन ऑफ द अबव नोटा जो ऑप्शंस होता है, ये एक राइट है, एज अ राइट आप इसे जो वोटर्स है उनकी राइट है, ठीक है। राइट टू चूज नोटा, राइट टू चूज नोटा, ठीक है, ये पावर प्रोवाइड करता है। तो इसी के बेसिस पे ये पिटीशन डाला गया है कि हमारे राइट से हमें क्यों वंचित रखा जा रहा है, ठीक है, बेसिकली ये है। और ये क्लेम करते हैं कि देखिए 1951 से लेके 2024 तक ऐसे 26 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज है जहां पर इस तरीके से जो पर्सन है वो एज अ विनर डिक्लेयर किया गया है, जिसके कारण 82 लाख जो आप जो वोटर्स है उन्होंने अपने राइट्स का प्रैक्टिस किया ही नहीं, एक सिंगल वोट भी नहीं दिया। तो इनका मतलब जो इनका राइट है कहीं ना कहीं इसका उल्लंघन हुआ है। अब इलेक्शन कमीशन इसका रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि देखो ये बहुत रेयर केस में होता है, ठीक है। आज के डेट में जो अवेयरनेस है वोटर्स का वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज आ चुकी है, तो ऐसे केसेस आपको रेयर केस में देखने के लिए मिलेगा। ये लोग फिगर प्रोवाइड करते हैं कि 1989 से अभी तक 2024 तक सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा कंस्टिट्यूएंसी है जहां पर कोई भी किसी पर्सन के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ तो उसे एज अ विनर डिक्लेयर कर दिया गया। नोटा का रोल ये लोग बोलते हैं कि देखिए जब ईवीएम आप देखते हो तो ईवीएम में नोटा रहता है कि हाँ आपको जो पर्सन है वो नहीं पर्सन है, इसलिए आप उसे दबा देते हो। बट अगर आप नोटा को एज अ मतलब कि एज अ पर्सन ट्रीट करना चाहते हो कि कोई पर्सन खड़ा हुआ है इलेक्शन में और नोटा है, ठीक है, अब लोगों ने नोटा को ज़्यादा वोट दिया, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर इस तरीके का राइट प्रोवाइड करना है तो आपको अमेंडमेंट लाने होंगे, ठीक है। जैसे कि अमेंडमेंट आपको किस किस में चाहिए होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन बोलता है कि देखिए जो ये पिटीशन है इसे डिसमिस कर दिया जाए, क्योंकि आज के केस में आज की रियलिटी में ऐसे केसेस बहुत रेयर देखने के लिए मिलता है, ये बोला गया है। अब वे फॉरवर्ड की बात कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने है, देखो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर अगर देखा जाए तो इस तरीके से कोई जीत करके आए ये गलत है। दूसरा, नोटा का रिलेवेंस, अगर नोटा को एज अ किसी कंस्टिट्यूएंसी में एज अ आप इलेक्ट करना चाहते हो, जिता के लाना चाहते हो, तो आपको अमेंडमेंट्स लाने पड़ेगा। तो लेजिस्लेटिव चैलेंजेस आने वाले फ्यूचर में आपको देखने के लिए मिल सकता है अगर इतने मेजर चेंजेस लाया गया तो। फ्यूचर आउटलुक देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये वोटर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि वोटर पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा कि चाहे एक पर्सन भी खड़ा हो और उसके खिलाफ में कोई भी ना हो, तभी वोटर्स जा करके अपने राइट्स का यूज़ कर सकते हैं और अकाउंटेबिलिटी भी तय होगी, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल था, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, ठीक है। इसे आप जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो। ये एडिटोरियल बेसिकली डील कर रहा है कि हाल ही में तमिलनाडु में एक मिनिस्टर को पोस्ट मिला है, कोई मिनिस्ट्रियल पोस्ट मिला है, इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। इनका नाम है वी सेंथली बालाजी। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि देखो आप डिसाइड कर लो आपको पावर चाहिए या फिर फ्रीडम। मतलब ये जो मिनिस्टर है इनके ऊपर कन्विक्टेड है, तो लोअर कोर्ट ने अपना जजमेंट भी सुना दिया, तो ये हायर कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं
वहाँ पे अपील कर रखे हैं। जब तक ये केस चल रहा है वहाँ पे बोलते हैं कि मेरे को बेल दे दो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट बेल दे देती है, बेल दे के ये बाहर आते हैं और तमिलनाडु में एक मिनिस्ट्रियल पोस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि ये गलत है, ठीक है। तो आप डिसाइड करो आपको पावर चाहिए यानी मिनिस्ट्रियल पोस्ट चाहिए या फिर बेल पे फ्रीडम जो इन्जॉय कर रहे हो वो चाहिए। अगर आप पोस्ट लेते हो, पावर चूज़ करते हो, तो हम आपका जो बेल है उसे ख़त्म करते हैं और आपको वापस जेल में डाल देंगे, ठीक है। तो ये पूरी आर्टिकल उसी से डील कर रही है। आपको एक केस याद होगा, लिली थॉमस, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है सेक्शन 8 RPA 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 8 डील करता है कि कोई भी मंत्री है अगर वो कन्विक्टेड है, ठीक है, और 2 साल या उससे ज़्यादा का उसके ऊपर केस है, ठीक है, जेल जब तक वो जेल में है प्लस 6 साल, मतलब जेल में जो उसकी सज़ा है वो दौरान और जेल से निकलने के बाद 6 साल और, इतने टाइम के लिए ये बैन है, कोई भी इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस दौरान ना ये कोई मिनिस्टर बन सकता है, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं देखो आप कन्विक्टेड हो, ठीक है, लोअर कोर्ट ने आपको कन्विक्टेड घोषित कर दिया है, ठीक है, आपकी सज़ा भी सुना दी है, तो किस बेसिस पे आपको ये पोस्ट मिल गया है, ठीक है। और हमने अभी जजमेंट दिया नहीं है, जब तक जजमेंट नहीं है जो लोअर कोर्ट है उसी का आदेश का पालन होगा, ये कहा गया है। और अब ये कौन मिनिस्टर कौन बनाता है ये थोड़ा जान लेते हैं। देखिए आर्टिकल 164 क्लॉज 1, देखो जो सीएम होता है वो हम सबको पता है कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर, एड एंड एडवाइस के बाद, ठीक है, गवर्नर डिसाइड करता है, सीएम बन गए। अब जो मिनिस्टर होते हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं सीएम द्वारा नहीं, बाई गवर्नर के द्वारा ही, बट इसका जो नीम का एडवाइस है ये सीएम करते हैं। तो स्टैनली जी भी अब न्यूज़ में आ गया कि इन्होंने एडवाइस दिया गवर्नर को कि भाई इसको मिनिस्टर बना दो, तो गवर्नर ने इन्हें मिनिस्टर बना दिया। तो आर्टिकल 164 क्लॉज 1 ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें एक इंटरेस्टिंग लाइन आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है वो कहाँ गई, प्लस जो लोगों का ट्रस्ट है, पीपल ट्रस्ट है, ठीक है, हमारा आपका, इसको भी हार्म पहुंचाता है ये डिसीज़न जो अभी हुआ है। डिसीज़न मतलब जो इनको मिनिस्ट्रियल पोस्ट मिल गया, ये कन्विक्टेड है, ठीक है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ये हार्म पहुंचाता, दूसरा पब्लिक ट्रस्ट को भी, ठीक। तो ये पूरा एडिटोरियल था।